国国际广播电台。ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। नमस्कार, ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब हमारा हिंदी कार्यक्रम आरंभ होता है। आज के इस कार्यक्रम में समाचारों के बाद स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम के तहत रेशम मार्ग तब और अब तथा चीनी उपन्यास पश्चिम की तीर्थ यात्रा प्रस्तुत किए जाएंगे। अंत में होगा रोजमर्रा की चीनी भाषा। लीजिए सुने आज के मुख्य समाचार। चीन का केंद्रीय बैंक उचित रूप से ढीली मौद्रिक नीति अपनाएगा। चीन सूचकांकों और परिसंपत्तियों की वैश्विक स्थिति मजबूत करेगा और इस साल की पहली छमाही में चीन के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना विनिर्माण उद्योग के राजस्व में 18.5% इजाफा। अब आप अखिल पारा से सुने आज के पूरे समाचार। की केंद्रीय बैंक मौद्रिक नीति के विभिन्न उपकरणों का समग्र रूप से इस्तेमाल करेगा और आवश्यकता के अनुसार समय पर समायोजन करेगा। इसके साथ ही बाजार में पर्याप्त तरलता बनाए रखने के लिए कदम उठाए जाएंगे। वित्तीय संस्थानों को ऋण वितरण में बेहतर संतुलन बनाने के लिए मार्गदर्शन दिया जाएगा ताकि सामाजिक वित्त पोषण और मुद्रा आपूर्ति की वृद्धि आर्थिक विकास तथा मूल्य स्तर के तय लक्ष्यों के अनुरूप बनी रहे। इसके अलावा ऋण बाजार के संचालन को और अधिक व्यवस्थित करने, वित्त पोषण से जुड़े मध्यवर्ती खर्चों को कम करने तथा सामाजिक वित्त पोषण की कुल लागत को कम स्तर पर बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। सम्मेलन में कहा गया कि ब्याज दर नीति के कार्यान्वयन और निगरानी को लगातार मजबूत किया जाएगा। चीनी प्रतिभूति नियामक आयोग यानी CSRC के अध्यक्ष वू छिंग ने सोमवार को कहा कि चीन मुख्य भूमि और हांगकांग के सूचकांक संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देगा। इसका उद्देश्य चीनी परिसंपत्तियों पर आधारित अधिक सूचकांक उत्पादों को विकसित करना और वैश्विक बाजार में उनकी स्थिति को मजबूत करना है। वू छिंग ने कहा कि दोनों क्षेत्रों के वित्तीय संस्थानों और उद्यमों को चीन की आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था पर आधारित एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF उत्पाद जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके साथ ही ETF उत्पादों के पंजीकरण तंत्र को और बेहतर बनाया जाएगा ताकि चीनी सूचकांकों और परिसंपत्तियों की अंतर्राष्ट्रीय पहचान तथा प्रभाव को संयुक्त रूप से बढ़ाया जा सके। वू छिंग ने ये बात हांगकांग में आयोजित रेनमिनपी सरकारी बॉन्ड फ्यूचर्स के लॉन्च समारोह में कही। उन्होंने कहा कि चीन मुख्य भूमि और हांगकांग के बीच व्यावहारिक वित्तीय सहयोग को और गहरा करेगा तथा हांगकांग के पूंजी बाजार के विकास के लिए अधिक नीतिगत समर्थन देगा। इसी दिन 5 वर्षीय रेनमिनपी सरकारी बॉन्ड फ्यूचर्स को हांगकांग में आधिकारिक रूप से लॉन्च किया गया। चीनी उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि इस साल की पहली छमाही में चीन के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना विनिर्माण उद्योग ने उत्पादन में तेजी जारी रखी, निर्यात स्थिर रहा और उसमें सुधार हुआ, मुनाफे में वृद्धि जारी रही और निवेश में लगातार बढ़ोतरी हुई। इस साल की पहली छमाही में निर्धारित आकार से ऊपर के इलेक्ट्रॉनिक सूचना विनिर्माण उद्योग के अतिरिक्त मूल्य में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 14.8% की वृद्धि हुई, जो कि इसी अवधि में औद्योगिक और उच्च तकनीकी विनिर्माण उद्योगों की तुलना में क्रमशः 9.4% और 1.5% अधिक थी। मुख्य उत्पादों में औद्योगिक रोबोट्स का उत्पादन 5.38 लाख यूनिट तक पहुंच गया, जिसमें पिछले साल की तुलना में 28% की वृद्धि हुई। वहीं नई ऊर्जा वाहनों का उत्पादन 73.99 लाख यूनिट तक पहुंच गया, जो पिछले साल की तुलना में 6% अधिक है।
चीनी प्राकृतिक संसाधन मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इस साल की पहली छमाही में चीन में समुद्री अर्थव्यवस्था की लगातार वृद्धि हुई। इससे विकास का बेहतर लचीलापन दिखाया गया। प्रारंभिक लेखांकन के अनुसार पहली छमाही में चीन में सकल समुद्री उत्पाद मूल्य 55 खरब युआन रहा, जो पिछले साल की इसी अवधि से 5.1% अधिक है और सकल घरेलू उत्पाद मूल्य की विकास दर से भी ऊंचा है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में समुद्री अर्थव्यवस्था की भूमिका अहम होती जा रही है। इस साल की पहली छमाही में चीन में समुद्री जहाजों के लिए नए ऑर्डर, तैयार जहाज और हाथ में मौजूद ऑर्डर की संख्या दुनिया में आगे है। समुद्री उत्पादों की आपूर्ति क्षमता लगातार मजबूत हुई है। पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में समुद्री उत्पादों के उत्पादन में 4.7% की वृद्धि हुई। इसमें समुद्री जलीय कृषि उत्पादन की वृद्धि दर 6% है। 3 अगस्त को मिली जानकारी के अनुसार चीन के उद्योग और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सहित 3 विभागों ने हाल ही में संयुक्त रूप से 2026 प्रमुख उद्योगों में ऊर्जा दक्षता और कार्बन दक्षता लीडर उद्यमों की सिफारिश से संबंधित सूचना जारी की है। इसका उद्देश्य औद्योगिक उद्यमों को ऊर्जा बचत और कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए प्रोत्साहित करना तथा प्रमुख उद्योगों के हरित और निम्न कार्बन परिवर्तन को बढ़ावा देना है। यह चीन में पहली बार कार्बन दक्षता लीडर उद्यमों के चयन की प्रक्रिया शुरू की गई है। सूचना के अनुसार प्रमुख उद्योगों में ऊर्जा दक्षता लीडर उद्यमों के दायरे को और व्यापक बनाया जाएगा। इसमें औद्योगिक सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड, स्टायरीन और मोनोक्रिस्टलाइन सिलिकॉन जैसे नए उप उद्योगों को शामिल किया जाएगा। इसके साथ ही चयन और सिफारिश का दायरा बढ़ाकर 43 उप उद्योगों तक किया जाएगा। ऊर्जा दक्षता लीडर कार्यक्रम के आधार पर इस बार कार्बन दक्षता लीडर उद्यमों के चयन की नई पहल भी शुरू की गई है। इसके पहले चरण में इलेक्ट्रॉनिक, एल्यूमीनियम, सीमेंट, क्लिंकर, सिंथेटिक अमोनिया, एथिलीन और मेथनॉल जैसे 5 उद्योगों को शामिल किया गया है। चाइना रेलवे छिंगाई शीजांग समूह से मिली जानकारी के अनुसार 1 जुलाई से शुरू हुए ग्रीष्मकालीन यात्रा सीजन के दौरान 31 जुलाई तक छिंगाई शीजांग रेलवे ने 21,62,000 से अधिक यात्रियों को सेवाएं दी। इस दौरान रेलवे ने 26,49,000 टन से अधिक माल का भी परिवहन किया। यात्री और माल दोनों क्षेत्रों में यह मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। यात्री आंकड़ों के अनुसार इस साल गर्मियों में छिंगाई शीजांग रेलवे पर यात्रियों की संख्या लगातार अधिक बनी रही। इसमें छात्रों की घर वापसी, रिश्तेदारों से मिलने की यात्राएं, पठारी क्षेत्रों में पर्यटन और गर्मी से राहत पाने के लिए की जाने वाली यात्राएं प्रमुख रही। यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए छिंगाई शीजांग रेलवे समूह ने यात्री आवागमन के पैटर्न का विश्लेषण किया और परिवहन क्षमता को बेहतर बनाया। इसके तहत नियमित ट्रेनों को पूरी क्षमता के साथ चलाने के अलावा जरूरत के अनुसार अतिरिक्त विशेष ट्रेनों का संचालन भी किया गया। स्थानीय समय अनुसार 2 अगस्त को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका 3 तारीख को ईरान के साथ बातचीत करेगा, लेकिन उन्होंने किसी समझौते पर पहुंचने के लिए कोई समय सीमा तय करने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि कुछ समय पहले उन्होंने एक सैन्य हमले को टाल दिया था, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि हॉर्मुज़ जलदमरू मुद्दे को फिर से खोलने और तेहरान की परमाणु क्षमताओं को लेकर बने गतिरोध को सुलझाने के लिए जल्दी कोई समझौता हो जाएगा। इस साल जून में अमेरिकी सेना ने अमेरिकी नेतृत्व वाले वेलिएंट शील्ड 2026 संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग लेने के लिए पहली बार जापान के कागोशिमा समुद्री आत्मरक्षा बल के कानोवा अड्डे पर टाइफून मध्यम दूरी की मिसाइल प्रणाली तैनात की और सितंबर में ईस्टर्न शील्ड जापान अमेरिका संयुक्त अभ्यास में भाग लेना जारी रखने की योजना बनाई है। 2 अगस्त को कागोशिमा वासी कानोवा अड्डे के पास जापान अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यासों और जापान सरकार द्वारा अपनी सेना का विस्तार करने और संविधान में संशोधन करने के कदमों के विरोध में एकत्र हुए। चीन की संस्कृति, सभ्यता और जानकारी, चीन का इतिहास, रीति रिवाज और विदेशी आदान प्रदान, सब
कुछ यहाँ मिलता है। आइए चलते हैं चीन के सफर पर और शुरू करते हैं हमारा खास कार्यक्रम स्वर्णिम चीन के रंग। नमस्कार श्रोता मित्रों, स्वर्णिम चीन के रंग कार्यक्रम में मैं पंकज श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस खास कार्यक्रम में हम चीनी लेखक ची मुची द्वारा लिखित रेशम मार्ग तब और अब शीर्षक किताब की कड़ी प्रस्तुत करेंगे। हम आपको पिछली बार सुनाई गई कड़ी को पहले सुनाएंगे, उसके बाद अगली कड़ी यानी एक नई कड़ी शुरू करेंगे। पिछली बार जो हमने आपको कड़ी सुनाई थी उसका शीर्षक था लौह द्वार दर्रा और राजकुमारी शिखर। लौह द्वार दर्रा और राजकुमारी शिखर। लौह द्वार दर्रे पर खड़े सिर उठाया तो मुझे सुंदर लुभावनी चोटी दिख पड़ी, जिसे लोग राजकुमारी शिखर के नाम से पुकारते हैं। कहा जाता है कि चोटी पर एक ऐसी कब्र है जिसमें येंछी राज्य की राजकुमारी और प्रधानमंत्री का बेटा साथ साथ दफनाए गए थे। ये रोमियो एंड जूलियट जैसा एक दुखांत था। राजकुमारी रोहना और प्रधानमंत्री का बेटा ताहिर बचपन से ही प्रासाद में साथ साथ पले बढ़े। वे एक दूसरे को प्यार करते थे। राजा ने भी इसे मौन स्वीकृति दे दी थी। दुर्भाग्यवश किसी मामले पर राजा की आलोचना करने के कारण प्रधानमंत्री को पदच्युत कर दिया गया। बाद में मामले ने ऐसा पलटा खाया कि प्रधानमंत्री की हत्या करवा दी गई। उनका बेटा ताहिर कैसे बच पाया? उसे लड़की ने एक बड़े संदूक में छुपाया गया और वो संदूक मोर नदी में डाल दिया गया। संदूक पानी में तैरता हुआ देश के बाहर चला गया। आखिर में एक अन्य राज की राजकुमारी ने उसे नदी से उठाया और वो उस पर मोहित हो उठी। राजा ने भी उसे अपना दामाद और अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहा, लेकिन रोहना के प्रति वफादार ताहिर ने शिष्टता के साथ ये प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। ताहिर को निष्कासित करने के बाद येंछी राजा ने अपनी कन्या को एक बेईमान मंत्री के बेटे काले बहादुर के साथ विवाह के लिए विवश किया। राजमहल में राजकन्या के विवाह के लिए बड़ी धूमधाम के साथ तैयारियां की जा रही थीं। धोखे में पड़ी राजकन्या रोहना अपने को सजा धजा रही थी कि ताहिर राजमहल में लाए गए दहेज के एक संदूक में से निकल आया। प्रेमी प्रेमिका का चमत्कारिक पुनर्मिलन हो गया। किंवदंती यूं है कि ताहिर पड़ोसी देश की राजकन्या को अस्वीकार करने के बाद राजमहल से अपने देश भाग आया। सीमांत पर रहने वाले लोग उसे एक संदूक में छुपाकर दहेज के रूप में राजमहल में उठा लाए। दोनों भावी पति एक दूसरे को कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? वे आंखें लाल पीली कर एक दूसरे पर तलवार से वार करने लगे। काला बहादुर मौत के घर उतार दिया गया। ये देख राजा को बेहद गुस्सा आया। उन्होंने ताहिर को फांसी की सजा का आदेश दिया। अश्वविह्वल राजकन्या ने अपने पिता से विनय की, लेकिन क्रूर राजा ने उसका गला घोंटकर उसे भी मार डाला। सीमांत पर रहने वाले लोग सहायता के लिए दौड़े आए, लेकिन उन्होंने राजकन्या और भूतपूर्व प्रधानमंत्री के बेटे दोनों को मृत पाया। लोग दुख के सागर में डूब गए। वे दोनों की लाशें उठाकर शोक गीत गाते हुए लौह द्वार दर्रे की चोटी पर आए और अंतिम संस्कार कर उन्हें एक ही कब्र में दफना दिया। प्रेमी ताहिर और प्रेमिका रोहना अपने जीवन काल में शादी नहीं कर पाए। मरने के बाद वे दोनों सुनसान पर्वत चोटी पर
एक ही कब्र में लेटे हमेशा हमेशा अपनी उस धरती को ताकते रहते हैं जहां उन्होंने प्रेम किया था और जहां मोर नदी बहती थी। ये एक काल्पनिक लोक कथा है, पर फिर भी मैं राजकुमारी पर्वत की तलहटी में भारी मन से टहलता रहा। पश्चिमी क्षेत्र में कुल 2 लौहद्वार दर्रे हैं, एक जहां मैं गया था, दूसरा सोवियत संघ के उज़्बेकिस्तान के ज़ेरबिंद में है, जहां महाभिक्षु xuanzang शेष वांगना यानी केश शहर सब्ज राज्य से गुजरते समय जा पहुंचे थे। कहा जाता है कि सीधी चट्टानों के बीच लोहे जैसे रंग वाला ये दर्रा प्राचीन काल में मध्य एशिया में दक्षिण उत्तर यातायात का एक महत्वपूर्ण मार्ग था। अंजीर, खुशबूदार नाशपाती। मोर नदी का स्वच्छ पानी लौहद्वार दर्रे से 5 किलोमीटर बहता कोरला नखलिस्तान में जाता है। कोरला की पीठ पीछे थेनशान पर्वतमाला का खुक पहाड़ है, उसके सामने विशाल तारिम बेसिन है। थेनशान पर्वतमाला एक प्राकृतिक पर्दे के रूप में उत्तर से आने वाली शीत हवा को रोकती है। तारिम नदी के दोनों तटों पर पॉपुलर का आदिम जंगल दक्षिण से आने वाली रेतीली हवा को रोकता है। भौगोलिक दृष्टि से कोरला एक संपन्न इलाका है। यहाँ की जलवायु उष्ण है, साल में ज्यादा समय मौसम अच्छा रहता है। जल मात्रा के पर्याप्त होने के साथ साथ यहाँ की भूमि उपजाऊ भी है, इसलिए प्राचीन काल से ही ये दक्षिणी शिनचांग का एक आदर्श कृषि इलाका रहता आया है। इतिहास में हान लोगों ने फौजी राशन के लिए ऊसर जमीन को खेती योग्य बनाने का काम यहीं से शुरू किया था। ईसा पूर्व 101 में पश्चिमी हान राजवंश की राजसत्ता ने पश्चिमी क्षेत्र में तैनात फौज को रसद की सप्लाई करने के लिए सबसे पहले लुनथाई और छुइली में ही जमीन को खेती योग्य बनाना शुरू किया था। कोरला प्राचीन छुइली राज्य के अंतर्गत था, जबकि हान राजवंश का लुनथाई पश्चिम में स्थित कोरला से केवल 100 किलोमीटर दूर था। एक शहर के रूप में कोरला का इतिहास पुराना नहीं है। सन 1758 में खिंग राजवंश ने कोरला में 3वें दर्जे का अधिकारी शासन कायम किया, जो येंची काउंटी के मातहत था। 1911 की क्रांति के बाद 1929 में पहली बार यहाँ काउंटी स्तर का प्रशासन कायम किया गया। मुक्ति के प्रारंभिक काल में ये ऐसा छोटा कस्बा था जिसकी जनसंख्या केवल 4700 थी। आज कोरला शहर की जनसंख्या 1 लाख से भी ज्यादा हो गई है। उद्योग और व्यापार का भी यहाँ काफी विकास हुआ है। ये बाइन गोलिन मंगोलियाई स्वायत्त प्रेफेक्चर, जिसका क्षेत्रफल समूचे शिनचांग का 1/4 भाग बनता है, का शासन केंद्र है। मोर नदी शहरी इलाके से गुजरकर दक्षिण की ओर बहती है। योजना के अनुसार कोरला तक बिछने के बाद दक्षिणी शिनचांग रेल लाइन दक्षिण में विस्तृत होती चली जाएगी। शहरी इलाके में एक चक्कर लगाने के बाद मुझे यहाँ एक नए शहर का अनुभव हुआ। सड़कों पर पुराने मकान नहीं दिखाई देते। बैंक, दुकान, डाकखाने और सिनेमाघर आदि इमारतें आधुनिक डिजाइनों के मुताबिक बनाई गई हैं। सड़कों के दोनों ओर उगे पॉपुलरों और तरह तरह के फलों के वृक्षों ने साफ सुथरी सड़कों के पर्यावरण में 4 चांद लगा दिए हैं। बाजार में चीजों की भरमार रहती है। बैंगन, सेलरी, प्याज, मिर्च, टमाटर, लहसुन, बंद गोभी आदि तरकारियों ने विशेष रूप से मेरा ध्यान आकर्षित किया। पेचिंग में मैं इसकी कल्पना तक नहीं कर सकता था कि ताकली मकान रेगिस्तान के छोर पर स्थित नखलिस्तान में इतनी ज्यादा सब्जियां पैदा हो सकती हैं। यहाँ तरबूज, खरबूज और अंगूर की भी इफरात है। एक पीले रंग का फल है। पूछने पर मालूम हुआ कि ये अंजीर है। इसे पहले मैंने कभी नहीं खाया था।
कुछ खरीद कर चखा। मीठा होने के साथ साथ इस फल की एक विशेष खुशबू भी है। मिंग राजवंश के सुप्रसिद्ध चिकित्सक ली शीचन की रचना चीनी जड़ी बूटी औषधि कोश में ये लिपिबद्ध है कि अंजीर फारस में पैदा होता था, बाद में चीन आया। अब दक्षिणी शिनजियांग की बहुत सी जगहों में ये फल पैदा होता है। आज दक्षिणी चीन की अनेक जगहों में भी अंजीर पैदा होते हैं। सूखा अंजीर परंपरागत चीनी दवा के काम आता है। इसका मुख्य रूप से गले में दर्द को दूर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कोरला में गर्मी के शुरू से शरद के अंत तक हर वक्त फल मिलते हैं। शुरू में शहतूत और खुबानी, इसके बाद चेरी, आलू बुखारा और आड़ू, फिर तरबूज, अंगूर, सेब, खरबूज और अंजीर। आखिर में देश भर में सुप्रसिद्ध कोरला की खुशबूदार नाशपाती। युवती के रक्त से सिंचित नाशपाती का पेड़। जब मैं कोरला पहुंचा तो मौसम के कारण बाजार में केवल अंगूर और अंजीर उपलब्ध थे। एक फल बागान में जाकर मैंने खुशबूदार नाशपाती चखी। नाशपाती उइगर भाषा में नेस्मूती कहलाती है। ये फल तकली जैसा होता है। भीतरी इलाकों के मुकाबले यहाँ की नाशपाती छोटी है। हर एक नाशपाती का वजन औसतन 154 ग्राम है। गूदे की सफेदी में हल्के हरे रंग का पुट है और वो बहुत खस्ता रसदार, यानी इसमें 86% पानी होता है और ये खुशबूदार होता है। छिलका अपेक्षाकृत मोटा होता है, इसलिए इसे अगले वर्ष के मार्च और अप्रैल तक सुरक्षित रखा जा सकता है। एक उइगर दंतकथा के अनुसार कोरला में पहले नाशपाती की पैदावार नहीं होती थी। कुछ व्यापारी बाहर से नाशपाती लाकर बेचते थे, लेकिन दाम बहुत महंगे थे। गरीब लोग इसे खरीदने में असमर्थ थे। एलिमान नाम की एक सुंदर युवती ने नाशपाती के पौधे लाने पूर्व की ओर जाने का संकल्प किया। उसने 99 पहाड़ों को पार किया, 99 शहरों का दौरा किया, 99 गधों को थका मारा और तब कहीं जाकर 99 किस्मों की नाशपातियों के पौधे हासिल हुए। लेकिन 98 किस्मों के पौधे मुरझा गए। केवल एक ही पौधा स्थानीय जंगली फल के पेड़ के साथ कलम लगाने से जिंदा हुआ। पकने के बाद नाशपाती की सुगंध दूर दूर तक फैली। लोग इसे नस्मूती कहकर इसकी प्रशंसा करने लगे। ये बात एक क्रूर जमींदार को मालूम हुई। वो इस नाशपाती के पेड़ पर प्रभुत्व जमाना चाहता था। उसने एलिमान के पास अपना आदमी भेजा और कहा वो ये पेड़ खरीदना चाहता है, मुंह मांगा दाम देगा। एलिमान ने जवाब में कहा, भेड़ बकरी का भेड़िए के साथ कैसे विनिमय हो सकता है। जमींदार मन महसूस कर रह गया, पर चुप न बैठा। उसने एक आदमी और भेजा। वो बहुत सा रेशमी कपड़ा ले गया और कहा, यदि एलिमान नाशपाती के पेड़ लगाने की तकनीक का प्रसार न करने की गारंटी दे तो वो युवती को मालामाल कर देगा। युवती ने दो टूक अंदाज में इनकार करते हुए कहा, मैं नेस्मूती की सुगंध को घर घर में फैलाकर ही दम लूंगी। जमींदार अपने गुर्गों को लेकर युवती के घर में घुसा और उसने नाशपाती के पेड़ को जड़ से काटकर गिरा दिया। एलिमान ने जमींदार से डटकर मुकाबला किया, लेकिन वो अकेले जमींदार से लोहा कैसे ले सकती थी। वो लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ी। युवती के रक्त से नाशपाती के पेड़ की जड़ सिंचित होते रहने के कारण दूसरे साल पेड़ की सूखी टहनियों पर फिर हरी हरी पत्तियां निकलने लगीं। गांववासी नन्ही नन्ही टहनियां काटकर घर लाए और उसकी देखभाल में वे कोरला नखलिस्तान के घर घर में पीढ़ी दर पीढ़ी फलती फूलती चली गईं। कोरला के नाशपाती के पेड़ पूर्व के भीतरी इलाके से आए थे। ये विश्वास करने लायक बात है।
ऐतिहासिक सामग्री के अनुसार आज से 2-3 हजार साल पहले ह्वाइहो नदी और ह्वांगहो नदी के क्षेत्रों में बड़े रकबे पर नाशपाती के पेड़ लगाए जा चुके थे। चांगछेन द्वारा पश्चिमी क्षेत्र का दौरा किए जाने के बाद से अंगूर, अखरोट और अन्य उपजें भीतरी इलाके में आईं, जबकि भीतरी इलाकों की कुछ कृषि उपजें और फल पश्चिमी क्षेत्र में पहुंचे। ये एक बड़ी स्वाभाविक बात थी, विशेषकर ईसा पूर्व 101 में पश्चिमी हान राजवंश ने कोरला में पड़ती जमीन को खेती योग्य बनाने के लिए सेना भेजना शुरू किया। इससे अनिवार्य रूप से भीतरी इलाकों से कृषि उपजें और बोने उगाने की तकनीक वहां पहुंची। ऐतिहासिक ग्रंथ वेइशु के अनुसार दूसरी शताब्दी में पश्चिमी क्षेत्र में पड़ती जमीन को खेती योग्य बनाने के लिए उगाई गई उपजों में नाशपाती भी शामिल थी। थांग राजवंश कालीन पश्चिमी क्षेत्र का विवरण के अनुसार महाभिक्षु श्वेनचांग ने 7वीं शताब्दी में खुद अपनी आंखों से कोरला और कूचा में बहुत से नाशपाती के पेड़ देखे थे। इधर कुछ वर्षों में तुर्पान के अस्ताना में थांग राजवंश की प्राचीन कब्रों की खुदाई में सूखी नाशपाती और ऐसी उत्कीर्णित लकड़ी की पट्टियां मिली जिन पर नाशपाती की खरीद और नाशपाती खाना शब्द अंकित थे। इन बातों से ये सिद्ध होता है कि रेशम मार्ग पर आर्थिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान के जरिए भीतरी इलाकों के नाशपातियों के बीजों ने बहुत पहले ही पश्चिमी क्षेत्र में घर कर लिया था। और भी दिलचस्प बात यह है कि कहा जाता है कि भारत की नाशपाती भी रेशम मार्ग के जरिए चीन से वहां गई थी। संबंधित ऐतिहासिक सामग्री के अनुसार पहली शताब्दी से पहले भारत में नाशपाती का पेड़ नहीं था। दूसरी शताब्दी के शुरू में कुषाण राजवंश के सम्राट कनिष्क के शासन के दौरान चीन से आड़ू और नाशपाती भारत में पहुंचे और पूर्वी पंजाब में इनकी खेती शुरू हुई। प्राचीन रेशम मार्ग पर पैदल चलने वाला व्यक्ति कोरला मैदान पर जहां सबसे पहले प्राचीन पश्चिमी क्षेत्र में पड़ती जमीन को खेती योग्य बनाने के लिए सेना भेजी गई थी, वहां आज कुछ एक ऐसे कृषि फार्म फैले हुए हैं जो चीनी जनमुक्ति सेना ने 6ठे दशक के शुरू में पड़ती जमीन को खेती योग्य बनाने के उद्देश्य से शिनचांग में प्रवेश कर कायम किए हैं। राजकीय पाचाओ नंबर 29 रेजिमेंट फार्म उनमें से एक है, जिसने उल्लेखनीय सफलताएं हासिल की हैं। मैं कोरला के शहरी इलाके से कोचा जाने के राजमार्ग पर पश्चिम की दिशा में 61 किलोमीटर दूर चलकर नंबर 29 रेजिमेंट फार्म पहुंचा। यहां सड़कों के दोनों ओर कतारों में ऊंचे ऊंचे पॉपुलर नहीं दिखाई दिए। शिनचांग में जहां पानी है वहां नखलिस्तान मौजूद है, जहां नखलिस्तान है वहां पॉपुलर जरूर मिलते हैं, लेकिन ये स्थल एक अपवाद है। शुरू में मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, बाद में पता चला कि नंबर 29 रेजिमेंट फार्म खारी मिट्टी पर कायम है। पेड़ लगाना बड़ा कठिन है। आज यहाँ खार में पनपने वाले पॉपुलस डाइव सिरफोलिया उगाने की कोशिश की जा रही है। बाहर से देखा जाए तो वो शीहची क्षेत्र के फार्मों का मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ न तो छायादार वृक्षों से आच्छादित सड़कें नजर आती हैं, न ही शानदार इमारतें, लेकिन खेतों में जाकर देखने पर अच्छी फसलें लहलहाती दिखाई पड़ती हैं। 1333 हेक्टेयर जमीन पर धान के ऐसे खेत हैं जिनमें प्रति हेक्टेयर पैदावार 7500 किलोग्राम है। 660 हेक्टेयर कपास के खेत हैं जिनमें प्रति हेक्टेयर पैदावार 750 किलोग्राम है। गंभीर खार युक्त जमीन पर इतनी शानदार फसलें प्राप्त करना सचमुच ही प्रशंसनीय है। कृषि फार्म के सभी मजदूर भीतरी इलाकों से पड़ती जमीन को खेती योग्य बनाने और सीमावर्ती इलाके की रक्षा करने के उद्देश्य से यहाँ आए हैं।
मित्रों, अब आप सुन रहे हैं लेखक छेमुछी की रेशम मार्ग यात्रा के आधार पर लिखित किताब रेशम मार्ग तब और अब की कड़ी। मैं च्यांगसू प्रांत से आए 2 कृषकों से मिला। वे मुझे अपने धान के खेतों में ले गए। धान के खेतों की मेड़ों के दोनों ओर दक्षिणी चीन से लाई च्याओपाई नामक एक तरकारी उगी है। पानी में कमल ककड़ी और रतालू उगे हैं। छिछले पानी में सफेद सफेद कमल खिले हुए हैं। कमल के पत्ते पानी के ऊपर फैले हैं। पत्तों पर पानी की चमकीली बूंदें मोतियों की तरह लुढ़क रही थीं। मैं देखता रह गया। अगर सामने हिमाच्छादित थिएनशान पर्वतमाला नहीं होती तो मैं इसे दक्षिणी चीन का एक गांव समझता। यहां मैं हुआंग चिनशान नाम के एक बुजुर्ग से मिला। उनका घर पोहाई खाड़ी के तटवर्ती शांतुंग प्रांत में था। वो 1947 में चीनी जनमुक्ति सेना में भर्ती हुए। उनकी यूनिट शियान में तैनात थी। ये यूनिट प्रथम मैदानी आर्मी के नंबर 6 डिवीजन के नंबर 18 रेजिमेंट के मातहत थी। फरवरी 1949 में उन्हें शिनजियांग में प्रवेश करने का आदेश मिला और वे 1949 के अंत में तुरंत पैदल कोरला पहुंचे। दूसरे वर्ष के शुरू से ही उन्होंने इस वीरान मैदान में नालियां खोदकर मोर नदी से पानी लाकर खारयुक्त जमीन का रूपांतर किया और इस तरह कृषि फार्म कायम हुआ। क्या आप शियान से पैदल कोरला आए थे? मैंने आश्चर्यचकित होकर पूछा। ये रास्ता कम से कम 2500 किलोमीटर है। हाँ, पैदल आया। उस समय उत्तर पश्चिमी चीन में रेलवे नहीं थी और हमारी यूनिट ने दुश्मन की चंद ही टूटे फूटे ट्रकों पर कब्जा किया था। तो आप पैदल किन किन जगहों से गुजरे? उन्हें मुहज़बानी याद है। एक साथ अनेक महत्वपूर्ण जगहों के नाम कह डाले। शियान, पाओची, थेनशुई, शीनिंग, मिनलो, चांगजे, चोचुन, हामी, तुरपान, खोमिश, होशो, येंची और कोरला। ये रेशम मार्ग की एक मुख्य लाइन थी। ये सुनकर मैं खुशी से ताली बजाने लगा और आगे पूछा, तो आपने कहां पर वांगहो नदी पार की? कांसू प्रांत की युंगचिंग काउंटी में। यह मेरी अनुमानित बात थी। युंगचिंग काउंटी में स्थित टिंगलिंग मंदिर चाहे प्राचीन काल में हो या अब, भीतरी इलाकों से पश्चिम की यात्रा के लिए वांगहो नदी पार करने के लिए एक महत्वपूर्ण गुजरगाह रहा है। आप किस तरह छिंगहाई से कांसू गए? मैंने फिर पूछा। उन्होंने कुछ सोचकर कहा, हम छिंगहाई में अपो नाम की एक जगह से गुजरे। कड़ाके की सर्दी सहते हुए एक ऊंचे पहाड़ को लांघकर कांसू प्रांत की मिनलो काउंटी पहुंचे। वहां मौसम सुहावना था। पता चला कि उन्होंने अपो से छिलियन पर्वतमाला के आर पार उस पेंतु खाओ दर्रे से खशी गलियारे में प्रवेश किया, जहां सुई राजवंश के सम्राट यांगती को 7वीं शताब्दी के शुरू में बर्फीली आंधी का सामना करना पड़ा था। उन्होंने युनचिंग, अपो, पेंतु खाओ, मिनलो, चांगजे का जो रास्ता तय किया वो ठीक प्राचीन रेशम मार्ग की वांगहो नदी को लांघकर पश्चिम की ओर जाने वाली दक्षिणी लाइन थी। मैंने भाव विभोर होकर उनके हाथ थामते हुए कहा, आपने शिनजियांग में प्रवेश के लिए जो रास्ता तय किया वही प्राचीन रेशम मार्ग का रास्ता था। आपने जनता के मुक्ति कार्य के लिए 20वीं शताब्दी में हमारे पुरखों के पद चिन्हों पर चलकर शिनजियांग में प्रवेश किया। आपने जो हिम्मत और भावना दिखाई है वो सचमुच प्रशंसनीय है। और भी तारीफ की बात यह है कि उन्होंने अपने जीवन के सबसे मूल्यवान साल थिएनशान पर्वतमाला और मोर नदी को अर्पित किए। उस समय वो 21 वर्ष की उम्र के एक नौजवान थे, मगर आज 50 वर्ष से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग हैं। इन 30 वर्षों में वो कभी अपनी जन्मभूमि नहीं लौटे। केवल 1970 में वो नंबर 29 रेजिमेंट फार्म की ओर से निर्यात माल मेले में भाग लेने एक बार क्वांचाओ गए थे। उन्होंने कहा, मैं
तुरपान से रेलगाड़ी द्वारा शियान होकर क्वांचौ तक पहुंचा। एक कदम चलने की जरूरत नहीं है। कितनी सुविधाजनक हो गई है अब ये यात्रा। ये उन लोगों का अनुभव है जिन्होंने पैदल 2500 किलोमीटर से ज्यादा लंबा रेशम मार्ग तय किया। उन्होंने ये भी कहा, आज कोरला रेलवे लाइन पर भी आमदरफ्त शुरू हो गई है। भविष्य में जन्मभूमि शांतुंग प्रांत में जाने में और भी सुविधा होगी। तो मित्रों, ये कड़ी यहीं समाप्त होती है। अगली बार हम एक नई कड़ी के साथ आपके सामने एक बार फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अपने मित्र पंकज श्रीवास्तव को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। चाइना रेडियो इंटरनेशनल है। अब शुरू होता है पश्चिम की तीर्थ यात्रा महासागर का समय। नमस्कार दोस्तों, पश्चिम की तीर्थ यात्रा सुप्रसिद्ध चीनी उपन्यास लेकर हाजिर हूँ मैं मैत्री शर्मा। आज की कहानी इस प्रकार है। दोस्तों, अब तक आपने कहानी में सुना कि अपने हथियारों के गायब हो जाने पर वानर, शूकर और भिक्षु रेतात्मा बहुत ही परेशान हो जाते हैं। ढूंढने पर भी जब वे हथियार नहीं मिलते तो वे योजना बनाते हैं और रूप बदल कर सीधा तेंदुआशीष पर्वत पर पहुंच जाते हैं। चलिए दोस्तों, कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। निमंत्रण पत्र पढ़ने के बाद उसे वानर ने राक्षस को लौटा दिया। राक्षस ने उसे मंजुषा में रख दिया और दक्षिण पूर्व की तरफ चला गया। भिक्षु रेतात्मा ने पूछा, भैया, निमंत्रण पत्र में क्या लिखा था? वानर ने जवाब दिया, वह एक 5 भोज का निमंत्रण पत्र था। निमंत्रण पत्र के अंत में शत शत दंडवत प्रणाम सहित आपका पौत्र कपिल सिंह लिखा था और उसे परम सम्मानीय पूर्व पुरुष 9 गुने देवत्व वाले आदि मनीषी को भेजा गया था। भिक्षु रेतात्मा ने मुस्कुराकर कहा, यह कपिल अवश्य ही सुनहरे बालों वाला सिंह होगा जो अब प्रेतात्मा बन चुका है, पर मैं यह नहीं जानता कि यह 9 गुने देवत्व वाला आदि मनीषी कौन है। शूकर यह सुनकर हंस पड़ा और बोला, वह मेरा मनीषी है। वानर ने पूछा, वह भला तुम्हारा मनीषी कैसे हो सकता है? वे तीनों हंसते बातें करते हुए शूकरों और भेड़ों को हाँकते जा रहे थे। तभी उन्हें बाघमुख गुफा का दरवाजा दिखाई दिया। जब उन्होंने शूकर राज की शूकरों और भेड़ों के हाँकने की आवाज सुनी तो वे सब मिलने आ पहुंचे। उन्होंने शूकरों और भेड़ों को पकड़ लिया और उनसे लिपट गए। शोरगुल सुनकर दानवराज भी 10-12 छोटे राक्षसों के साथ बाहर निकल आया। उसने पूछा, क्या तुम दोनों वापस आ गए हो? कितने जानवर खरीद कर लाए? वानर ने जवाब दिया, 8 शूकर और 7 भेड़े, कुल 15 जानवर हैं। शूकरों के दाम 16 ओंस चांदी और भेड़ों के दाम 9 ओंस चांदी। हमारे पास केवल 20 ओंस चांदी थी। 5 ओंस चांदी हमें और चुकानी है। यह व्यापारी हमारे साथ आया है, बकाया चांदी इसी को देनी है। दानवराज ने आदेश दिया, जाओ छोटे दानवों, 5 ओंस चांदी और ले आओ और इस व्यापारी को वापस भेज दो। वानर ने कहा,
लेकिन व्यापारी केवल चांदी लेने नहीं आया, वह भोज देखने भी आया है। दानवराज ने नाराज होकर कहा, यह तुम क्या कह रहे हो सन की धूर्त? क्या सामान खरीदने भेजा गया था तुम्हें या भोज की चर्चा करने? शूकर ने आगे कदम बढ़ाकर कहा, क्योंकि आपके पास इतनी बेहतरीन मूल्यवान निधियां हैं, इसे एक नजर भोज देखने की अनुमति देने में क्या हर्ज है? राजा ने क्रोध में आकर कहा, लगता है तुम पागल हो गए हो धूर्त सन की। मैं ये मूल्यवान निधियां वीख्वा नगर से लाया हूँ। अगर इस अजनबी ने उन्हें देख लिया और इसके जरिए यह बात नगर में फैल गई तो राजा इन्हें वापस मांगने यहाँ धमकेगा। तब हम लोग क्या करेंगे? वानर ने जवाब दिया, महीन, यह व्यापारी आकाश बाजार के दूसरी तरफ रहता है। वह जगह नगर से काफी दूर है। फिर यह नगर का आदमी भी नहीं है, इसलिए उसके जरिए यह बात नगर में कैसे फैल जाएगी? इसके अलावा यह भूखा भी तो है। हम दोनों ने भी कुछ नहीं खाया। अगर हमारे पास कुछ भोजन और मदिरा हो तो इसे खिला पिलाकर क्यों ना भेज दिया जाए। अभी उसकी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि एक छोटा दानव 5 और चांदी ले आया। उसने चांदी वानर को थमा दी, जिसे भिक्षु रेतात्मा को सौंपते हुए उसने कहा, यह लो अपनी चांदी। अजनबी सौदागर, फिर पीछे की तरफ आकर हमारे साथ कुछ खा पी लो। हिम्मत बटोर कर भिक्षु रेतात्मा ने शूकर और वानर के साथ गुफा के अंदर प्रवेश किया। जब अंदर आकर वे लोग दूसरे महाकक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक मेज पर 9 दांतों वाला पांचा अपनी पूरी चमक दमक के साथ चढ़ावे स्वीकार करने के लिए रखा हुआ था। मेज के पूर्वी कोने का सहारा लेकर लौह दंड खड़ा था और पश्चिमी कोने का सहारा लेकर दानव दमनकारी दंड। दानवराज ने, जो उनके पीछे पीछे आ रहा था, कहा, अजनबी सौदागर, मेज के बीच में जो हथियार इतनी तेजी से चमक रहा है वही पांचा है। तुम उसके दर्शन कर सकते हो, लेकिन इसके बारे में किसी और को हरगिज खबर न करना। भिक्षु रेतात्मा ने प्रशंसात्मक मुद्रा में सिर हिलाकर हामी भरी। हे भगवान, अब क्या होगा? यह तो एक ऐसा मामला बन गया था जब मालिक अपनी चीज को देखते ही उसे अवश्य उठा लेता है। शूकर हमेशा से ही बड़ा उज्जड़ आसामी रहा है। जहाँ एक बार उसकी नजर अपने पांचे पर पड़ी तो वह भला मामले के तथ्यों पर बहस करने के लिए क्यों रुकने वाला था? उसने तो आव देखा न पाव, सीधा पांचे पर झपट पड़ा और उसे घुमाता हुआ अपने असली रूप में लौट आया। उसने सीधे प्रेतात्मा के चेहरे पर वार किया, इस बात की परवाह किए बिना कि वह अपने हथियार का सही ढंग से संचालन कर रहा था या नहीं। वानर और भिक्षु रेतात्मा ने भी मेज के दोनों कोनों की तरफ लपक कर अपना अपना हथियार उठा लिया और दोनों अपने असली रूप में लौट आए। जब तीनों गुरु भाइयों ने ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया तो दानवराज फुर्ती से उनके सामने से हट गया और पीछे की तरफ जाकर अपना चतुर दीप्तिमान परशु उठा लाया, जिसका दस्ता बहुत लंबा और फलक एकदम तीखा और नुकीला था। तेजी से प्रांगण में पहुंचकर उसने अपने शस्त्र के जरिए तीनों हथियारों के प्रहार का मुकाबला किया और ऊंचे सुर में बोला, कौन हो तुम जो अपना रूप बदलकर मुझे धोखा देने और मेरी मूल्यवान निधियों को हथियाने आए हो? वानर ने जवाब दिया, अभी बताता हूँ तुम्हें। अरे ओ झबरेले जानवर, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। मैं पूरब के परम पावन भिक्षु थांग सांचांग का शिष्य हूँ। जब हम लोग अपने पैर पत्रों का निरीक्षण कराने यीख्वा के राजा के पास पहुँचे तो उसने अपने तीनों पुत्रों से कहा कि वे रण कौशल सीखने के लिए हमें अपना गुरु बना लें। वे लोग हमारी शस्त्रों की नकल तैयार करा रहे थे। यही वजह है कि उन्हें प्रांगण में रखा हुआ था। तुमने आधी रात में चुपचाप नगर में घुसकर उन्हें चुरा लिया और अब तुम उल्टे हमें ही दोष दे रहे हो कि हमने अपना रूप बदलकर धोखे से ये हथियार तुमसे छीन लिए हैं। जहाँ हो वहीं खड़े रहो और हमारे तीनों
आओ हथियारों का स्वाद चखो। प्रेत आत्मा ने जवाबी प्रहार के लिए तुरंत अपना परशु ऊपर उठा लिया। प्रांगण से लड़ते लड़ते वे लोग गुफा के सामने के फाटक के रास्ते बाहर निकल गए। तीनों भिक्षु अकेले दानव का पीछा कर रहे थे। यह एक शानदार लड़ाई का नजारा था। तेंदुआ शीर्ष पर्वत पर लंबे समय तक युद्ध करने के बाद प्रेत आत्मा ने चिल्लाकर भिक्षु रेतात्मा से कहा, सावधान, अब मेरे परशु की भी प्रहार शक्ति देखो। जब भिक्षु रेतात्मा उसके प्रहार से बचने के लिए कुछ पीछे हटा तो प्रेत आत्मा मौका पाकर वहां से भाग निकला और पवनयान पर सवार होकर दक्षिण पूर्व के शून्य क्षेत्र की तरफ चला गया। शोकर उसे पकड़ने के लिए पीछे पीछे भागने लगा, लेकिन वानर ने उसे सलाह दी, उसे जाने दो। जैसा कि पुरानी कहावत है, हताश डाकू का पीछा बिल्कुल मत करो। उसे जाने दो, अब वह वापस नहीं लौटेगा। शूकर ने उसकी सलाह मान ली और तीनों गुफा के प्रवेश दरवाजे की तरफ लौट गए। वहां पहुंचकर उन्होंने 100 से ज्यादा छोटे बड़े राक्षसों को मार डाला। पता चला कि वे सब किसी समय असली बाघ, भेड़िए, नन्हे बाघ, तेंदुए, लाल हिरण और बकरी थे। बानर ने अपनी तिलिस्मी शक्ति का इस्तेमाल करके गुफा के अंदर से सभी बहुमूल्य वस्तुओं और वस्तुओं को, उन सभी पशुओं के शरीरों को जिन्हें राक्षसों ने मार डाला था, और शूकरों और भेड़ों को बाहर निकाल लिया। भिक्षु रेतात्मा ने कुछ सूखी लकड़ी बटोर कर उसमें आग लगा दी और शूकर ने अपने दोनों कानों से उसे हवा दी। जल्दी ही पूरी की पूरी गुफा जलकर खाक हो गई। जो चीजें उन्हें वहां मिली उनको वे अपने साथ नगर में ले आए। तुम्हारे कंधे पर है पोटली, मेरे हाथों में घोड़े की लगाम। आगे चलते हैं हम पश्चिम की ओर, सूर्यास्त से सूर्योदय तक। रास्ते में मुकाबला करते हैं दैत्यों और दानवों के साथ। फिर आगे चलते हैं हम पश्चिम की ओर। साल दर साल करते हैं पवित्र यात्रा, बड़े साहस के साथ पश्चिम की ओर। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी लेकर मैं मैत्री शर्मा फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।用你的母语学汉语，每日汉语。 मातृभाषा में चीनी सीखना, रोजमर्रा की चीनी भाषा। 用你的母语学汉语，每日汉语。ये जैना रेडियो इंटरनेशनल है। श्रोता दोस्तों को साधा की नमस्ते। श्रोता दोस्तों को राकेश वत्स का भी प्यार भरा नमस्कार। पिछले पाठ में हमने होटल का कमरा बुक करने के बारे में सीखा था। अब आज के पाठ के मुख्य वाक्य। 我想剪头发， मैं बाल कटवाना चाहता हूँ। 修一下就可以了。 सिर्फ थोड़े छोटे करना ठीक है। 我想染头发， मैं बाल रंगवाना चाहता हूँ। 别剪太短了。 बहुत छोटे मत काटना। शाओचांग जी, क्या आपको विश्वास है कि मैंने अपने बाल खुद ही काटे हैं? क्योंकि यहाँ बहुत कम नाइयों को अंग्रेजी आती है, इसलिए मैंने बाल काटने की मशीन खरीदी और खुद अपने बाल काटता हूँ। ये तो अच्छी बात है।
आपको बाल काटने भी आ गए, पर आपका हेयर स्टाइल इतना अच्छा नहीं है। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे चीनी वाक्य सिखाऊंगी जिनका उपयोग कर आप अगली बार नाई की दुकान में जाकर बाल कटवा सकेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले आप नाई की दुकान पर जाकर कह सकते हैं, 我想剪头发。我想剪头发。我想 मैं चाहती हूँ।我想मैं चाहता हूँ।剪 कटवाना। 剪头发 बाल। 头发。我想剪头发。我想剪头发। मैं बाल कटवाना चाहता हूँ। अब हम आज के पाठ की पहली बातचीत सुने।我想剪头发。你想怎么剪？修一下就可以了。好的，请先洗头。我想 मैं चाहती हूँ। 我想मैं चाहता हूँ। 剪头发 बाल कटवाना। 剪头发。头发 बाल। 头发。我想剪头发。我想剪头发। मैं बाल कटवाना चाहता हूँ। यदि मैं कहना चाहूँ कि थोड़े छोटे करना तो कैसे कहें? तो आप कह सकते हैं 修一下就可以了。修一下就可以了。修一下 थोड़े छोटे करना।修一下就 सिर्फ 就可以 ठीक है।可以。修一下就可以了。修一下就可以了。सिर्फ थोड़े छोटे करना ठीक है। शाओथांग जी, मैंने देखा कि कुछ लड़कियों को बाल रंगवाना पसंद है ताकि वे और सुंदर दिखें, और इसका तो आजकल फैशन ही हो गया है। बाल रंगवाने के लिए नाई से कैसे कहा जाएगा? आप कह सकते हैं 我想染头发。我想染头发。我想 मैं चाहती हूँ। 我想मैं चाहता हूँ।染 रंगवाना। 染头发 बाल। 头发。我想染头发。我想染头发。मैं बाल रंगवाना चाहता हूँ। अब हम आज के पाठ की दूसरी बातचीत सुने। 我想染头发。你想染什么颜色？棕色怎么样？不错，很时髦。我想 मैं चाहती हूँ। 我想मैं चाहता हूँ। 染头发 बाल रंगवाना। 染头发。我想染头发。我想染头发। मैं बाल रंगवाना चाहता हूँ। शाओथांग जी, बातचीत में हमने सुंग शब्द सुना, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है भूरा रंग। इस शब्द में 2 अक्षर है। पहला अक्षर है सुंग, इसका अर्थ है भूरा। इसके बाद स अक्षर है जिसका अर्थ है रंग। इसी तरह पाई स यानी कि सफेद रंग,黑色 यानी कि काला रंग इत्यादि। ठीक है, याद रहेगा। पाई स, है स। लेकिन यदि रंग एक विशेषण के रूप में आ रहा हो तो स का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। जैसे होंग छी यानी कि लाल झंडा, लू शू यानी कि हरा पेड़। होंग छी, लू शू। बिल्कुल ठीक है। शाओथांग जी, हम बाल कटवाने की चर्चा जारी रखें। आप ये भी बताइए कि मैं नाई से ये बात कैसे कहूँ कि बहुत छोटे मत काटना। आप कह सकते हैं 别剪太短了。别剪太短了。别 मद 别剪 काटना। 剪太 बहुत 太短 छोटे। 短。别剪太短了。别剪太短了。बहुत छोटे मत काटना। अब हम आज के पाठ की तीसरी बातचीत सुने। 别剪太短了。行，保准您满意。别 मद 别剪 काटना। 剪太短 बहुत छोटे।太短。别剪太短了。别剪太短了। बहुत छोटे मत काटना। अब हम आज के बाद की सारी बातचीत सुने। बातचीत 1， 我想剪头发。你想怎么剪？修一下就可以了。好的，请先洗头。बातचीत 2， 我想染头发。你想染什么颜色？棕色怎么样？
不错，很时髦。 Budget 3有点太短了。行，保准您满意。 श्रोता दोस्तों, अभी हमने आज के पाठ की सारी बातचीत सुनी। अच्छा, अब राकेश वत्स और शाओ थांग को आज्ञा दें, फिर मिलेंगे। नमस्कार। नमस्कार। CGTN हिंदी सेवा रोजाना 5 कार्यक्रम प्रसारित करती है। हमारा पहला कार्यक्रम भारतीय समय के अनुसार सुबह 8:30 से 9:30 बजे तक, दूसरा कार्यक्रम संध्या के 6:30 से 7:30 बजे तक, तीसरा कार्यक्रम रात के 8:30 से 9:30 बजे तक, चौथा कार्यक्रम रात के 9:30 से 10:30 बजे तक और पांचवा कार्यक्रम रात के 10:30 से 11:30 बजे तक प्रसारित होता है। कार्यक्रमों के मीटर बैंड इस प्रकार है: सुबह 8:30 से 9:30 बजे 13,720 किलोहर्ट्ज, शाम 6:30 से 7:30 बजे 9,635 किलोहर्ट्ज, रात 8:30 से 9:30 बजे तक 7,225 किलोहर्ट्ज, रात 9:30 से 10:30 बजे 7,395 किलोहर्ट्ज, रात 10:30 से 11:30 बजे 1,269 किलोहर्ट्ज। अब इंटरनेट पर CGTN की हिंदी वेबसाइट भी खुली हुई है। इसे देखने के लिए हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है hindi.cgtn.com।